औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर 55 चैप्टर 6 आयज़ा 560 सब्सिक्वेंट इवेंट्स हम कवर कर रहे थे। इसमें बेसिकली हमने जो कहानी पढ़ी थी सब्सिक्वेंट इवेंट्स की, वो कहानी यूँ स्टार्ट होती थी कि आपके पास एक ईयर एंड था और एक स्टार्ट ऑफ द ईयर था, 1 जनवरी 2021 और 31 दिसंबर 2021। ये था आपका ईयर एंड। इसके बाद हमारे पास आई ऑडिट रिपोर्ट की डेट, जो कि थी 1 फरवरी 2022। डेट बोर्ड हैज ऑथराइज्ड एफएस, वो इस डेट से पहले होगी बाद में? क्यों? जो डेट ऑफ ऑथराइजेशन ऑफ एफएस बाय द बोर्ड है वो इस तारीख से पहले होगा या बाद में? या इसी को भी हो सकता है बाद में, या ये भी हो सकता है इसके बाद, और इसके बाद भी हो सकता है और इससे पहले भी हो सकता है। ऑथराइजेशन की डेट है वो पहले वो या तो 1 फरवरी से पहले होगी या इसी डेट पे होगी। थोड़ा सा ट्विस्ट ले आया ना, पहले तो वो बताया था डेट ऑफ ऑथराइजेशन का, अब ऑडिट रिपोर्ट। क्लियर हो गई बात? अच्छा, हमने देखा था, हमने कहा कि इस दौरानिये में जो भी इवेंट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? सब्सिक्वेंट इवेंट्स 1। लेकिन सुकून नहीं आया, स्टैंडर्ड ने क्या कहा कि जो फैक्ट्स डिस्कवर हो रहे हैं इस डेट के बाद भी, वो भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। वो भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। और वो क्या है? सब्सिक्वेंट इवेंट्स 2। ठीक हो गया? अब ये क्या बात हुई सर? ये बात इस तरह से है, आपके पास कोई लिटिगेशन थी 31 दिसंबर पे, जिस तरह हमने कहा है कि उसका फैसला इस दौरानिये में आ सकता है, तो क्या उसका फैसला इस डेट के बाद नहीं आ सकता? या हम जजेस को रोक देंगे कि अब हमने ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दी है, अब ना फैसला देना इसका? ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी भी तो यही है ना कि वो इस डेट तक सिर्फ ऑडिटर की रिस्पांसिबिलिटी का तयन कौन करेगा? आइजाज। मानती हैं बात या नहीं? तो इसका मतलब है इस डेट के बाद भी ऑडिटर की शायद कोई जिम्मेदारी हो ना हो, लेकिन बात समझ में आ रही है? फैसला तो इस तारीख पे भी आ सकता है। मतलब ऑडिटर पूरा साथ देता रहेगा? नहीं, उस लिमिट पे मैं आता हूं कि इसकी अपर लिमिट क्या होगी, कहां पे ऑडिटर को मतलब जान छुटेगी। लेकिन यहां तक ये बात सेंस बना रही है। आपको इस डेट पे पता लगा तो भाई उसकी तो प्रोविजन तो रिकॉर्ड होना फिर बनती है, प्रोविजन तो रिकॉर्ड होना बनती है। बाद में पता लगे, कब बाद में पता लगे? यहां पर पता लगे, यहां पे पता लगे। एक मेजर कस्टमर था, वो बैंकरप्ट हो गया, उससे रिलेटेड आपका एक बड़ा हैवी रिसीवेबल था, उसके लिए आपने कोई खास तौर पे गुड्स प्रोड्यूस किए थे जो आपकी इस इन्वेंट्री में पड़े, और उन गुड्स का और कोई इस्तेमाल नहीं है और उसको किसी ने नहीं खरीदना। तो अब वो जो कस्टमर बैंकरप्ट हो गया, आपके ख्याल में वो आपसे वो गुड्स खरीदेगा ना? जब वो बिजनेस ही खत्म कर रहा है तो आपसे क्यों गुड्स खरीदेगा? तो अब ये फैक्ट आपको यहां पर कहीं पता लगा। यहां पर, जब मैं कहता हूं यहां पर, समझते हैं ना, ऑडिटर रिपोर्ट डेट के बाद पता लगा, फैक्ट डिस्कवर हुआ। तो इनके हवाले से ऑडिटर की क्या कोई जिम्मेदारी है? पहली बात, ऑडिट रिपोर्ट इशू हो गई हो, ऑडिट रिपोर्ट साइन हो चुकी है। नहीं, साइन नहीं, इशू मतलब वो दे दी है। इसमें 2 पॉसिबिलिटीज क्योंकि कंसिडर होंगी। अभी ये जो है ना, ये क्या है? साइनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, हो सकता है ऑडिटर के पास ही पड़ी हुई हो, अभी क्लाइंट को ना हैंड ओवर की गई हो, और हो सकता है क्लाइंट को हैंड ओवर कर दी हो। जो भी सिचुएशन है, फैक्ट आपको बाद में पता लगा। अब जरा समझिएगा, क्या कोई ऑडिटर की जिम्मेदारी है या नहीं? मैंने अपनी बुक में ना इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक की है। जैसे सब्सिक्वेंट इवेंट्स 1 को मैंने क्या नाम दिया था? इवेंट्स अकरिंग अप टू द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट।
ये जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स 2 है ना, इनको 2 पार्ट्स में ब्रेक किया है आयजा ने एक्चुअली। मैंने उनको नाम दिया है बी और सी। अब बी क्या है? फैक्ट्स डिस्कवर्ड आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर एफएस इशूड। और सी क्या है? फैक्ट्स डिस्कवर्ड आफ्टर एफएस इशूड, मतलब पब्लिक को अवेलेबल कर दी। अब देखें जरा लिंक, सब्सिक्वेंट इवेंट्स क्या थे? ए का क्या नाम था? इवेंट्स अप टू डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। इवेंट्स मिस, वो वाला कंफ्यूजन भी आपकी क्लियर हुई होगी। अप टू द डेट ऑफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये अनक्लियर है कि वो क्लाइंट को दे दिया या नहीं, जो तारीख उस पर डली हुई है। जो इवेंट्स अप टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हैं, जो इवेंट्स अप टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट हैं, वो इस टेन्योर में फॉल करती हैं। इसके बाद क्या हुआ? अब जरा बी देखिएगा, फैक्ट्स डिस्कवर्ड आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, मतलब यहां के बाद, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू होने से पहले। और ये स्टार्ट हुआ था ना पिछले से। अब ये जरा सी देखिएगा, ये कहां पे एंड हो रहा है? बिफोर एफएस इशुएंस। ये कहां पे स्टार्ट हो रहा है? आफ्टर। जहां से वहां पर बात खत्म हुई थी, वहां से अगला स्टार्ट हो गया। बात थोड़ी सी समझ में आ रही है कि जो फेजेस में ब्रेक किया। अच्छा, अब आपके पास एक फैक्ट डिस्कवर हुआ आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर एफएस इशूड। आपको याद है जब ये वाला पढ़ाया था सब्सिक्वेंट इवेंट्स 1, तो इसमें जो पहला पैराग्राफ था उसको क्या मार्क करवाया था? कि ये ऑडिटर की जिम्मेदारी है, ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या जिम्मेदारी थी? कि वो प्रोसीजर्स परफॉर्म करे कि क्या तमाम सब्सिक्वेंट इवेंट्स एडिक्वेटली एडजस्ट हुए हैं, डिस्क्लोज हुए हैं या नहीं। यही थी ना जिम्मेदारी। इन दोनों फेजेस में कोई जिम्मेदारी नहीं है ऑडिटर की। क्यों? जिस तरह आपने कहा, ऑडिट रिपोर्ट तो उसने साइन कर दी है, जो एविडेंस हासिल करना था उस डेट तक उसने एविडेंस हासिल किया, रिपोर्ट साइन कर दी। तो असूली मौकफ क्या है आयजा का? कि कोई जिम्मेदारी नहीं है। किस चीज के हवाले से? टू परफॉर्म प्रोसीजर्स। इधर भी क्या है? नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू परफॉर्म प्रोसीजर्स। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि जो प्रोसीजर्स परफॉर्म करने थे इधर कर चुके, लेकिन क्या ख्याल है इतना आसान होगा? मतलब क्या सर, उसके पास एविडेंस अगर उसकी नॉलेज में किसी भी तरीके से ऑडिटर को पता लग गया ना, कोई मीडिया में रिपोर्ट आ गई, क्लाइंट समटाइम्स खुद फोन करके बता देते हैं, क्योंकि ना क्लाइंट ने ऑडिटर से ये बात एग्री की होती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा एंगेजमेंट लेटर के अंदर, कि अगर ऑडिट रिपोर्ट के बाद कोई वाकया हुआ ना जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इंपैक्ट हुआ, मैं तुम्हें बताऊंगा। मैनेजमेंट ने खुद बता दिया। अब जब मैनेजमेंट ने खुद बता दिया ऑडिटर को, तो ऑडिटर की नॉलेज में बात आ गई। इसलिए कहते हैं ना, ला इल्मी भी बड़ी, कोई चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा ना पता होना भी एक नेमत समटाइम्स होता है। ये और ये रियलिटी भी, अगर आपको मैं एक लाइफ कॉन्सेप्ट बताऊं, इधर मैंने एक जगह पढ़ा था कि किसी को जान लेना बहुत बड़ा अजाब है।
अगर आप किसी को समझ लेना बहुत अच्छे तरीके से, ये इंसानों में भी अप्लाई होता है, तो आपको असलियत क्योंकि पता लग गई ना, तो फिर आपका ना दिमाग एक्सेप्ट, आपने क्योंकि एक फ्रेम बनाया हुआ होता है, वो दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता। तो बिल्कुल इसी तरह लाइल्मी बड़ी हिकमत है इधर, क्योंकि नहीं पता तो कोई जिम्मेदारी ही नहीं टू परफॉर्म प्रोसीजर्स। लेकिन हुआ क्या, पता लग गया, पता लग गया, मैनेजमेंट ने ही बता दिया। अब हम इस फेज को जरा पहले इस फेज पे बात करते हैं। मैनेजमेंट ने बता दिया, इसको अगर पिक्चर करना है तो पिक्चर कर लें, क्योंकि अब मैं ना इसको जरा एक्सपैंड करने लगा हूं। ये वाला जो पार्ट है ना बी, इसको अब मैं एक्सपैंड करने लगा हूं, ठीक है। फर्स्ट जनवरी 2021, 31 दिसंबर 2021, 1 फरवरी 2022, ये आपकी हो गई ऑडिट रिपोर्ट की डेट। और एफएस इशू होने हैं, एफएस इशुएंस डेट जो है that is equal to say 15th February 2022। FS issuance date, FS issuance date क्या है, जब हाँ जब आप शेयर होल्डर्स को अवेलेबल कर रहे होंगे, इशू कर रहे होंगे, या अपनी वेबसाइट पे डाल रहे होंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को एक लिस्टेड कंपनी है तो वो भेज रही होगी, ये है एफएस इशुएंस डेट। अच्छा, अब जरा समझिएगा हम किस टेन्योर में है, इस फेज में है। फैक्ट्स डिस्कवर्ड आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट बट बिफोर एफएसआर इशूड। मतलब मुझे एक फैक्ट डिस्कवर हुआ 7 फरवरी 2022 को। इस डेट पे मुझे क्या हुआ, एक फैक्ट डिस्कवर हुआ। नहीं समझ आ रही बात। एक फैक्ट डिस्कवर हुआ 7 फरवरी 2022 को, जिसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है। अब जब आपको ये फैक्ट डिस्कवर हो गया, चाहे मैनेजमेंट ने बताया, चाहे कोई मीडिया में रिपोर्ट आई, जिस भी तरीके से ये फैक्ट डिस्कवर हुआ, आपके ख्याल में ऑडिटर को क्या करना चाहिए? शो करना चाहिए मुझे पता ही नहीं लगा, है ना? लेकिन आपको टी ही नहीं है। तो एक तो यह है कि शो करे कि पता नहीं लगा, लेकिन सोचें जरा, मैनेजमेंट की ईमेल आई हुई है, डिलीट कर दे, या हाँ डिलीट कर दे कि मेरे आई नहीं, ईमेल रिसीव नहीं हुई। दोबारा ईमेल आई है, फोन आ रहा है, मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, कितना बचेंगे? ठीक हो गई ना बात? इसका मतलब है जब फैक्ट डिस्कवर हो गया बदकिस्मती से, तो अब ऑडिटर को क्या करना चाहिए? ऑडिटर को यह मामला मैनेजमेंट के साथ अब डिस्कस करना चाहिए, मैनेजमेंट के साथ, बोर्ड के साथ, कि भाई इस मामले को डिस्कस करना चाहिए ना, कि अब इसके और क्या डिस्कस करना चाहिए बेसिकली, कि इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इसकी वजह से कोई अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है या नहीं, कोई डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है या नहीं, यही डिस्कस करूंगा ना। और साथ साथ मैनेजमेंट से डिस्कस करूं कि इनका क्या प्लान है, मैनेजमेंट का प्लान उनसे पूछूं कि भाई अब ये हो तो गया है, ये हो तो गया है, तुम्हारा क्या प्लान है, कैसे इस सारे मामले को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट करना है। बात थोड़ी सी समझ में आ रही है? लॉजिकल से स्टेप्स हैं। पता लगा, मैनेजमेंट के साथ मीटिंग के लिए चला गया, उनसे डिस्कस किया कि भाई इसकी वजह से तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमेंडमेंट चाहिए, तो अब आप बताएं आप क्या करेंगे, किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अब आप अमेंड करेंगे या नहीं। और जब ये सारी डिस्कशन हुई, आखिरी बात कहां पे हुई? मैनेजमेंट का प्लान क्या है।
इसमें ज़रा गौर से समझिएगा, ध्यान से। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें, दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैनेजमेंट कहती है कि ठीक है, पता लग गया है तो हम एफएस अमेंड कर देते हैं, लॉजिकली चलेंगे, कुछ दिमाग पे जोर नहीं डालना, एफएस अमेंड कर देते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, कि हमने एफएस कोई नहीं अमेंड करनी। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी समझ आती है तो बता दें। मेरे ख्याल में यही दो हो सकती हैं। फाइनेंशियल्स अमेंड कर दें ताकि उस, फॉर एग्जांपल फैक्ट कौन सा डिस्कवर हुआ, सपोज कोर्ट का फैसला आ गया, कोर्ट डिसीजन, जिसकी वजह से प्रोविजन रिकॉर्ड होनी है, तो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक डबल एंट्री होनी है, डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट प्रोविजन की, और ये एक एंट्री होती है, सारी फाइनेंशियल्स हिल जाती हैं, टैक्स का नंबर बदल जाएगा, काफ़ी सारे इम्पैक्ट्स उसके आएंगे ना। खैर, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड होने का एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेट, वो कहते हैं हमने कोई नहीं चेंज करनी। अब अगर वो मान रहे हैं कि ठीक है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड कर देते हैं, तो ऑडिटर क्या करे, जो उन्होंने अमेंडमेंट की है पहले उसको चेक कर लूं कि अमेंडमेंट ठीक से की है या नहीं। मेरा स्केप्टिसिज्म मुझे बैठने नहीं ना देता, तो मैं कहता हूं अब वही कॉन्सेप्ट्स पुराने वाले ही हैं, मिस जो बेसिस सीन सेटिंग थी ना, उन्हीं के कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि मुझे क्या करना है, चेक करना है, मतलब प्रोसीजर्स करनी है किस पे, अमेंडमेंट पे। मुझे क्या करनी है, प्रोसीजर्स करनी है अमेंडमेंट पे। अच्छा, अब एक जरा ना बात ध्यान से सुनिएगा। एक तो ऑडिट रिपोर्ट आप दस्तखत कर चुके हैं ना, और इस तारीख तक तो शायद मैनेजमेंट के पास जा भी चुकी हुई होगी, ना गई होती तो मैं रिपोर्ट ही फाड़ देता ना। लेकिन सिनेरियो क्या है कि आपने रिपोर्ट तो मैनेजमेंट को दे दी हुई है। अब अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड करने लगी हैं, तो वो जो पहले भी तो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सपोज इधर ही तक रखता हूं, डेट बोर्ड ऑथराइज्ड, बोर्ड ने किस दिन ऑथराइज की थी फाइनेंशियल्स, 1 फरवरी को, यही हुआ था ना, बोर्ड ने 1 फरवरी को फाइनेंशियल्स ऑथराइज कर दी थी। अब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्रॉस आउट करना पड़ेगा, डिस्कार्ड करना पड़ेगा, नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी, दोबारा बोर्ड की मीटिंग होगी, उसमें वो बोर्ड के सामने पेश की जाएंगी, बोर्ड उनको दोबारा दस्तखत करेगा, ऑडिटर नई रिपोर्ट इशू करेगा। जब ऑडिटर नई रिपोर्ट इशू करेगा तो स्टैंडर्ड ने कहा कि भाई आपको अपने प्रोसीजर्स ऑन सब्सिक्वेंट इवेंट्स क्या करने पड़ेंगे, एक्सटेंड करने पड़ेंगे अप टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट। ये बात समझ में आ रही है, नहीं समझ आ रही? एक्सटेंड करने पड़ेंगे अपने प्रोसीजर्स ऑन, मतलब वो जो सारे प्रोसीजर्स थे ना, मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स अंडरस्टैंड करना, लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल्स, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स, इवन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी अपडेटेड लेनी पड़ेगी। तो सर यहाँ पे सिर्फ रिन्यूअल नहीं होगा कि जो मैटर जिसकी वजह से अमेंडमेंट हुई है सिर्फ उस पे वो प्रोसीजर करे, बाकी ना करे, क्योंकि बाकी तो नहीं हेल्प पाएगा। एक्सीलेंट, वेरी गुड। थोड़ी देर के लिए रुकें, वैसे सिर्फ आपको बता रहा हूं, अभी औरों को नहीं बता रहा, आप ठीक कह रही हैं, माशाल्लाह आपने स्टैंडर्ड बना दिए। ये पढ़ा तो नहीं ना आपने पहले? ठीक है। एक्सटेंड प्रोसीजर्स ऑन सब्सिक्वेंट इवेंट्स अप टू द, नई रिपोर्ट है ना, तो नई रिपोर्ट है तो सारे प्रोसीजर्स भी उस डेट तक सब्सिक्वेंट इवेंट्स के एक्सटेंड हो गए। समझ आ रही है बात या नहीं? अच्छा, अब प्रोसीजर्स आपने कर लिए, इसके बाद क्या होगा, रिवाइज्ड आपकी एफएस होंगी, अमेंडेड एफएस होंगी, या अमेंडेड कर लें,
और उनके ऊपर नई ऑडिट रिपोर्ट होगी जिसकी तारीख, जो डेट ऑफ इन की ऑथराइजेशन की जो तारीख होगी, या तो वही तारीख होगी या उसके बाद वाली। यहां तक बात समझ में आ रही है कि क्योंकि आपने नई फाइनेंशियल्स बनाई ना, पहले वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑथराइजेशन की तारीख क्या थी? अब ये 7 फरवरी को इंसिडेंट हुआ, नए फाइनेंशियल्स बने, सपोज 13 फरवरी को बोर्ड ने इनको ऑथराइज कर दिया। 13 फरवरी को बोर्ड ने इनको ऑथराइज कर दिया, तो मैं 13 फरवरी की डेट डालूंगा ना ऑडिट रिपोर्ट पे, या 14 फरवरी की या 15 फरवरी की। थोड़ी सी बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये तो क्या है, जब मैनेजमेंट में को खानदानी लोग बैठे हैं, समझते हैं खानदानी मतलब वो अच्छे लोग हैं, ऑनेस्ट लोग हैं, वो उन्होंने आपको बताया भी और उन्होंने फाइनेंशियल अमेंड भी कर दी। आपने इज्जतदार तरीके से उस अमेंडमेंट पे भी प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए, क्योंकि नई रिपोर्ट इशू करनी थी, तो अपने जो आपने पहले सब्सिक्वेंट इवेंट्स के प्रोसीजर इस डेट तक किए हुए थे, अब आपने उनको एक्सटेंड कर दिया 13 फरवरी तक, और आपने क्या किया, अमेंडेड एफएस के ऊपर नई रिपोर्ट इशू कर दी नई डेट के साथ। ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैनेजमेंट अड़ जाए, वो कहे नहीं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड नहीं करेंगे, क्या के ऑडिटर रिपोर्ट वो दोबारा इशू करे, अपना ओपिनियन चेंज कर दे। अब मसला हो गया ना। अब यहां पर मिस जरा गौर से सुनिएगा, तो पॉसिबिलिटीज बनेंगी। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि ऑडिट रिपोर्ट नॉट येट प्रोवाइडेड टू क्लाइंट। क्या हुआ, 1 फरवरी को रिपोर्ट बन गई, अभी तक क्लाइंट को किसी वजह से, किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की वजह से हैंड ओवर नहीं की। 5 फरवरी को उन्होंने शाम को कॉल की, उन्होंने कहा अभी तो कोई ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है। सॉरी, 5 फरवरी को छुट्टी होती है ना कश्मीर डे की। 5 फरवरी उन्होंने कॉल की, आपने कहा कोई नहीं है। अगले दिन पार्टनर बीमार हो गया, 6 फरवरी भी गुजर गया, 7 फरवरी पे जाकर उन्होंने खैर रिपोर्ट पहुंचा दी। रिपोर्ट नहीं पहुंचाई, 7 फरवरी को ये इवेंट का पता लग गया, अभी रिपोर्ट नॉट प्रोवाइडेड टू क्लाइंट है। ये किसी का वैसे तो पेपर है, ये सपोज रिपोर्ट है ना, इसको ये मेरे पास पड़ी हुई है साइन शुदा, इसको डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा, लेकिन अब समझ रहे हैं, मतलब यहां से बता देता हूं, इसको फाड़ दें, रिपोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दें। और क्योंकि अभी तो मामला आपके हाथ में है, और क्या करेंगे, अगर आपको पता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो ओपिनियन मॉडिफाई कर दें। नहीं पता कितनी मिसस्टेटमेंट है तो भी तो मॉडिफाई होगा, यू कैन नॉट ऑब्टेन एविडेंस, तो अदर रिजल्ट क्या होगा, ओपिनियन मॉडिफाई हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी पे आए, इमटेरियल है तो फिर तो कोई इंपैक्ट आएगा ही नहीं, क्योंकि ऑडिटर का दर्द सर मटेरियल में स्टेटमेंट है। ऑडिट रिपोर्ट नॉट येट प्रोवाइडेड, दूसरा गेस करें क्या होगा, प्रोवाइडेड। ऑडिट रिपोर्ट प्रोवाइडेड। अब क्या करें, अब तो मैनेजमेंट के पास है रिपोर्ट। वेरी गुड, यही बिल्कुल लॉजिकल स्टेप्स, उनसे डिस्कस करेंगे, उनको समझाएंगे और उनको रोकेंगे कि भाई ये मत इशू करना फाइनेंशियल्स, और अगर इशू की साथ में धमकाएंगे भी, अगर इशू की तो मैं भी रोकूंगा, मैं भी फिर स्टेप्स लूंगा, मैं भी फिर लोगों को रोकूंगा कि मेरी रिपोर्ट पे ना रिलाय करें। मैं खुद कहूंगा कि मेरी रिपोर्ट पे ना रिलाय करें। और इंटेग्रिटी का भी तो यही तकाजा है ना,
फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। जब कोड ऑफ एथिक्स में जाऊंगा ना वापस इस टॉपिक पे सवाल ये पूछूंगा, लिंकिंग करवाऊंगा। अभी ये बात समझ में आई है कि भाई मेरी रिपोर्ट पे ना रिलाई करो, क्योंकि इसमें जो फाइनेंशियल्स थे उससे मैं नहीं अब सहमत। तो वो क्या रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट किस जरिए बताएगा, किस तरह बताता है वो? मुख्तलिफ तरीके हैं इसमें। पहली तो बात है ये अब मामला समझे बदमजगी हो गई है ना, तो ऑडिटर होता बाय नेचर डरपोक ही है। वो लीगल डरपोक भी नहीं, प्रोफेशनल तरीका ही यही है। वो ना लॉयर से एडवाइस लेता है कि भाई इस तरह का मामला आ गया, अब क्या करें, कोई मशवरा दे, क्योंकि मेरी ना आइजाज के अंदर जिम्मेदारी है कि मुझे लोगों को बताना है। वो कहते हैं ठीक है सर, गो अहेड, अखबार में दे दें, अखबार में डाल दें ये बात, इसकी पब्लिसिटी कराएं, तो ठीक है आपकी ताकि जिम्मेदारी जो है वो, क्योंकि ऑडिटर की अगर ये जिम्मेदारी भी तो है ना कि ओपिनियन ठीक हो, तो ऑडिटर रोक रहा है कि भाई मेरी इशू शुदा रिपोर्ट पे रिलाय ना करना। यहां पर आके आपकी ये कहानी होती है मुकम्मल। आए जरा रीडिंग कर लेते हैं और इसको कंक्लूड कर देते हैं। इसके साथ वैसे ना मैंने आप लोगों को एक पेज लिखवाया हुआ है, उस पे जाएंगे। मैं आपके को पिछले काफी सारे पेजेस खंगलवाऊंगा इसमें। अच्छा चेक किए? अभी नहीं मिस, वो मुझे पता है आपने कौन सा पेज खोला है, वो नहीं, खबरदार उस पर नहीं अभी जाना, मैं वो खुद मैं लेके जाऊंगा आप लोगों को। The auditor has no obligation to perform any audit procedures regarding the FS after the date of the auditor's report. If after the date of the auditor's report but before the date FS are issued, a fact becomes known to the auditor, which if known at the date of auditor's report may have caused the auditor to amend the auditor's report, the auditor shall discuss the matter with management. ये साथ साथ बोर्ड पे भी देखते जाएं। Discuss the matter with management, determine whether FS needs amendment, and inquire how management intends to address the matter in the FS. सही है बात? सिनेरियो 1, सिनेरियो 2 दिख रहे? सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, ये क्या है? सिनेरियो 1, सिनेरियो 2। Scenario 1, FS are appropriately amended. Auditor shall carry out audit procedures necessary in the circumstances on the amendment जो तब्दीली की है. Extend audit procedure to the date of the new auditor's report. Provide a new auditor's report on the amended FS. The new auditor's report shall not be dated earlier than the date of approval of the amended FS. अच्छा ये जो नहीं, ये सिनेरियो है कि एफएस अप्रोप्रिएटली अमेंड हो गई हैं। अच्छा इसमें ये जो दो बुलेट्स हैं इसके साथ आपको पिद्दे से स्टार्स नजर आ रही हैं। मिस फातिमा आपने जो कंसर्न रेज किया था ना वो इनके थ्रू एड्रेस होगा। बस अभी इतनी बात। सिनेरियो 2, एफएस आर नॉट अप्रोप्रिएटली अमेंडेड। ये सिनेरियो 2 देख रहे? इसके अंदर फर्दर 2 सिनेरियोज हैं। इफ मैनेजमेंट डू नॉट अमेंड द एफएस टू रिफ्लेक्ट द सब्सिक्वेंट इवेंट्स इन सर्कमस्टेंसेस वेयर द ऑडिटर बिलीव्स दे शुड बी अमेंडेड। पहली बात, इफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट हैज नॉट येट बीन प्रोवाइडेड टू द एंटिटी, ओपिनियन मॉडिफाई करके रिपोर्ट उनके मुंह पे मारें। दूसरी चीज, इफ द ऑडिटर्स रिपोर्ट हैज ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड, notify management and TCWG to abstain from issuing the FS to third parties before the necessary amendments have been made. Notify करने का क्या मतलब होता है? बताना, खत लिख दें, ईमेल कर दें कि भाई रुक जाओ, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बगैर अमेंडमेंट के इशू ना करना। एब्सटेन फ्रॉम, एब्सटेन का क्या मतलब होता है? रोकना। If the FS are nevertheless subsequently issued, मतलब मैनेजमेंट के कान पे जूं नहीं रिंगी, without the necessary amendment, the auditor shall take appropriate action to seek to prevent reliance on the auditor's report. Auditor may consider obtaining legal advice in this regard. और इसके साथ छोटा सा लिखा, एक बात ना नीचे इसके लिख लें, long term also consider resigning from the audit. तो तब तो वो हो गया ना, सारा कुछ हो गया, अब क्या डिसाइड करेगा? यहां पर कंपनी लॉ आता है
ऑडिटर अपॉइंटेड शैल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एजीएम। अभी तो एजीएम होना शायद बाकी है। हाँ, लेकिन आपने बड़ी सही बात की है कि इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल एंड पॉसिबल। हाँ, अब इसमें ये होगा, लेकिन रिजाइनिंग का मतलब इधर यहां पर थोड़ा सा इस लूजली यूज हुआ है, इस सेंस में कि आगे मेरे ख्याल में इस क्लाइंट के साथ नहीं चलना चाहिए। बदमजगी हो गई ना, तो ऐसे क्लाइंट के साथ आप आगे बेहतर है कि कंटिन्यू ना करें। तो सर अगर वो डिजाइन भी करता है तो कम्युनिकेट कैसे करेगा? अगर वो रिजाइन करता है तो मतलब अभी सारा कुछ हो गया। हाँ, अब इस स्टेज में वैसे बहुत ही रेयर होगा कि कोई रिजाइन करे, इसीलिए उसने कहा कंसिडर कि कोई ऐसी रेयर सिचुएशन है। और उसके अलावा ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कि आपको लॉन्ग टर्म में ऐसे क्लाइंट के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब आई एम सॉरी, क्या लाइन है कि आल्सो कंसीडर रिजाइनिंग? ऑडिटर शुड कंसिडर रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑडिट particularly in the long term। ये लिख लें साथ, particularly in the long term। ये बहुत हैवी तो नहीं लगा, बहुत मुश्किल तो नहीं लग रहा? रिवाइज करेंगे ना तो और समझ में पक्का हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल मुश्किल नहीं है, मिक्स हो जाता है। लॉजिकली तो समझ आ रहा है ना जो फ्लो है इसका। अच्छा, अब मैं एक बार फिर से ना ये बोर्ड रिमूव कर रहा हूं सारा, अगर पिक्चर करना है तो पिक्चर कर लें और अच्छा लिख लें। हाँ, अब मैं क्यों ये रिमूव कर रहा हूं, क्योंकि अब मैं पहुंचूंगा इसके बाद वाली फेज में, आफ्टर द एफएस हैव बीन इशूड। वही थी ना फेज सी। हाँ, पूरा सब उन्हीं के साथ अगर रहते हैं। नहीं, मैं अभी वो उसकी अपर लिमिट बताता हूं। ठीक हो गया, ये अब मैं रिमूव करने लगा हूं। सॉरी, मैं बस 20 मिनट्स और लूंगा ताकि इसको कंक्लूड मैं कर लूं। ठीक है, ये अगर इस पॉइंट पे छोड़ा ना, अभी बहुत पीक पे है हम कॉन्सेप्ट के, अब आगे समझना आसान है इंशाल्लाह ताला। आपके पास 1 जनवरी 2021, 31 दिसंबर 2021 ये आपका ईयर एंड हो गया। 1 फरवरी 2022 पे आपकी ऑडिट रिपोर्ट आ गई। 15 फरवरी 2022 पे एफएस इशू हो गए। 18 फरवरी 2022 आ गया। 18 फरवरी 2022 जब आया, इस डेट पे आपको पता लगा कोर्ट के डिसीजन का, वही वाला जो फैसला अगर इस टेन्योर में आ सकता है तो अदालत को कोई रोक सकता है? अदालत ने फैसला इस तारीख पे दे दिया, वो कोई आपके ऑडिट के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो अदालत का फैसला आ गया 18 फरवरी को और वो फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अच्छा, आपको इसका पता लग गया, ये क्या है? आप इस चीज से एग्री करेंगे कि दिस इज अ फैक्ट डिस्कवर्ड आफ्टर एफएस इशुएंस। एफएस इशुएंस की डेट 15 फरवरी थी, इसका पता लगा 18 फरवरी को, तो आफ्टर एफएस इशुएंस की डेट ही है ना। एफएस इशुएंस के बाद आपके पास एक फैक्ट डिस्कवर हो गया। ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है? वैसे तो जो फैक्ट्स डिस्कवर होते हैं आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है टू परफॉर्म प्रोसीजर्स, नो प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड। लेकिन जब पता लग गया, जब ऑडिटर की नॉलेज में ये फैक्ट आ गया, अगर ये कोर्ट डिसीजन का ऑडिटर को ना पता लगता फिर तो चलो छुट्टी थी, लेकिन ऑडिटर को पता लग गया, मैनेजमेंट ने फॉर इंस्टेंस बता दिया। अब ऑडिटर को क्या करना चाहिए? ऑडिटर का कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए?
सेम टू सेम वही होना चाहिए जो पहले था। मैनेजमेंट से डिस्कस करे, उन पूछ देखे कि अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है और मैनेजमेंट का क्या प्लान है। रिपीट तो नहीं लिखने की जरूरत। ठीक हो गई बात। ऑडिटर्स कोर्स ऑफ एक्शन सेम एज इन बी। यहां तक बात सही होगी। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं पॉसिबिलिटीज। अब जरा पॉसिबिलिटीज ध्यान से समझिएगा। एक पॉसिबिलिटी क्या है, वो कहते हैं, अगर आप इधर, हाँ जी, एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटीज भी वही हैं जो पहले थी। वो एफएस को एप्रोप्रिएटली अमेंड कर दे, या अकड़ जाए वो कहें एफएस नहीं अमेंड करनी। मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी बचती है। सही है ना? के पास जाने के बाद का अच्छा, डिस्कस हो रहे हैं। अब ये कितना ओपन है आयजा में, आफ्टर एफएस इशुएंस, ये शेयर होल्डर के पास जाने की से पहले भी हो सकते हैं। सॉरी, इशुएंस तो बाद ही होगा। मतलब शेयर होल्डर्स के पास चली गई, बोर्ड की मीटिंग होती है, उसके बाद 21 दिन का नोटिस है ना एजीएम का, एफएस इशू हो गई है, एफएस इशू हो गए नोटिस के साथ। ठीक है, तो उस टाइम पे एक फैक्ट डिस्कवर हुआ है। ठीक है, भेज चुके हैं। ठीक है, उस टाइम पे एक फैक्ट डिस्कवर हो गया, या इवन एजीएम के भी बाद एक फैक्ट डिस्कवर हो गया। हाँ, उसका नहीं, मैं ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए बता रहा हूं। वैसे वो होगा प्रैक्टिकली यही। अभी आप माइंड में यही रखें कि उस टाइम पे एक फैक्ट डिस्कवर हो गया कि अभी एजीएम नहीं हुई और आपके एफएस में कोई ये इस तरह का डिसीजन आ गया। दो पॉसिबिलिटीज हैं, एफएस को अमेंड कर दिया, एफएस को अमेंड नहीं किया। अगर एफएस को अमेंड कर दिया तो प्रोसीजर्स वही होंगे जो पहले थे। ऑडिटर को प्रोसीजर्स करने चाहिए ऑन अमेंडमेंट, ऑडिटर को प्रोसीजर्स करने चाहिए ऑन अमेंडमेंट, या नहीं? चेक करने चाहिए। एक्सटेंड करने चाहिए प्रोसीजर्स टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट। जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स के ऊपर प्रोसीजर्स हैं वो अब नई ऑडिट रिपोर्ट क्योंकि इशू होगी ना। अच्छा, अब ये जो रिवाइज्ड एफएस इशू होंगी, इसके ऊपर नई ऑडिट रिपोर्ट इशू होगी। यहां पर स्टैंडर्ड सेटर ने क्या कहा, यहां पर स्टैंडर्ड सेटर ने कहा कि आपको एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या अदर मैटर पैराग्राफ में एक बात बतानी है। जरा समझिएगा बात, हम किस फेज में हैं? एफएस इशू हो चुके हैं, शेयर होल्डर्स के हाथ में एक एफएस पड़े हुए हैं, अब हम एक उसका नया वर्जन रिलीज कर रहे हैं। छोटी मोटी बात नहीं है। मुझे तो ढूंढ के कोई ऐसा इंस्टेंस मिला ही नहीं कि एक इशू हुए वे एफएस है फिर इशू किए। तो जब रिवाइज कर रहे हैं एफएस, उसके ऊपर नई रिपोर्ट दे रहे हैं, तो उस नई रिपोर्ट में ना ज्यादा वर्क हो रहा है, इसको कैम में आना चाहिए। हाँ, उस पे इसको कैम में आना चाहिए ना, उसमें ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है उसको ना। अच्छा, इस केस में बिल्कुल सही, लेकिन इस केस में ना अगर आपने स्टैंडर्ड देखा हो, स्टैंडर्ड ने खास तौर पे कहा है कि मैं ईओएम या ओएमपी यूज करूं और ये लाजिम करार दिया गया है। उसको कैम में ना आने का रीजन जो है ना, वो मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। ये आपने मिस मेरे से क्वेश्चन लाजमन पूछना है। स्टैंडर्ड ने ना लाजिम करार दिया कि भाई आपने एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ या अदर मैटर पैराग्राफ में क्या बताएंगे, ये बताएंगे कि भाई पहले भी फाइनेंशियल इशू हुए हैं लेकिन ये मसले हुए हैं बाद में, तो इस वजह से रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू करनी पड़ी हैं। पहले भी फाइनेंशियल इशूड हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मसले थे, कुछ रिवाइज किए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इस वजह से नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू हुई हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है
FS सॉरी एक मिनट, हाँ यहां पर ये FS अप्रोप्रिएटली अमेंडेड में समझ में आ गई बात। अब एक पॉसिबिलिटी है कि FS अमेंड नहीं हो रही, तो क्या करूं? मैनेजमेंट को कहूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू ना करें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो इशू हो चुकी हैं। मैनेजमेंट को कहूं कि वो जो इशू हो चुकी हैं ना, तो उन लोगों को बताएं कि ये मसला उसमें नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा, इस वजह से इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ना रिलाय करें। अगर मैनेजमेंट नहीं बताती तो फिर आपने खुद स्टेप्स लेने हैं टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन योर रिपोर्ट। और लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव सेम टू सेम वही है। क्विकली इसको जरा रीड कर लेते हैं। आफ्टर द सी में पेज नंबर 59 पे, आफ्टर द FS हैव बीन इशूड, the auditor has no obligation to perform any audit procedures regarding the financial statements. If after the FS have been issued, a fact becomes known to the auditor, which if known at the date of the auditor's report may have caused the auditor to amend the auditor's report, the auditor shall discuss the matter with the management and or TCWG, determine whether FS need amendment and inquire how management intends to address the matter in FS. कोई फर्क नहीं है। Scenario 1, Scenario 2. Scenario 1, auditor shall carry out necessary audit procedures on the amendment. अच्छा, इसके बाद जो दूसरी बात लिखी हुई है ना, ये ऑन पर्पज मैंने मिस की है, इसके साथ लिखें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो ऑडिटर शैल कैरी आउट नेसेसरी ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन द अमेंडमेंट है ना, इसके बाद एक बात है, review the steps taken by management to ensure that anyone in receipt of the previously issued financial statements is informed of the situation. ये वाला पॉइंट अभी पिछला जो हम फेज बी में थे उधर तो नहीं मेंशन था। उसमें इशू तो नहीं हुई, उसमें इशू जो नहीं हुई थी, इधर तो इशू हो चुकी है। तो मैनेजमेंट का हमें चेक करना है कि भाई साथ ही आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन साथ ये भी देखें कि वो जो पहले इशू हुई है उन पे रिलायंस प्रिवेंट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए मैनेजमेंट ने कुछ किया या नहीं। इसके बाद तीसरी क्या चीज है, एक्सटेंड द ऑडिट प्रोसीजर्स टू द डेट ऑफ द न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट। एक्सटेंड द ऑडिट प्रोसीजर्स, प्रोवाइड अ न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द अमेंडेड FS विद एन emphasis of matter or other matter paragraph referring to a note to the FS that more extensively discusses the reason for the revision to the previously issued FS and the earlier auditor's report. यहां पर मिस जो आप बात कर रही थी ना कैम का, CAM are the matters of the most significance during the current period audit. ये कोई एक मामला हुआ है जिसके ऊपर आपने बहुत से प्रोसीजर्स पहले कर चुके थे। ये सिर्फ एक डिसीजन है जो देखना है, इसलिए इट इज अनलाइकली टू बी ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस। और स्टैंड अगर कोई कंफ्यूजन आएगा भी तो क्योंकि इस पे लाजिम करार दिया गया है ना, तो ये कैम में आप नहीं इंक्लूड करेंगे, ये EOM में आएगा। इसके बाद सिनेरियो 2, FS नॉट अमेंडेड, ऑडिटर शैल नोटिफाई मैनेजमेंट TCWG दैट द ऑडिटर विल सीक टू प्रिवेंट फ्यूचर रिलायंस ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये जो पहली बात लिखी हुई है ना, इसको कहते हैं धमकाना, इसको कहते हैं धमकाना, धमकी देना। मैनेजमेंट ना, ऑडिटर क्लाइंट को फोन करेगा, उसको कहेगा कि भाई मैं स्टेप्स लूंगा क्योंकि तुम अमेंड नहीं ना करे फाइनेंशियल्स, अब मैं अखबार में नोटिस देने जा रहा हूं। और फिर कुछ टाइम उसको दे के इज्जत अगर उसको नहीं रास आती, तो जब आपने धमकी दे दी, वैसे तो कहते हैं ना जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, पर फिर ऑडिटर बरस पड़ेगा। स्टेप 2 देखें, if despite such notification no steps are taken by management and TCWG, the auditor shall take appropriate action to seek to prevent reliance on the auditor's report. Auditor may consider obtaining legal advice in this regard. और वही वाली बात जो मैंने पीछे लिखवाई थी ना लॉन्ग टर्म में, आप क्या करेंगे वो यहां पर भी लिख लें। थोड़ा बहुत समझ में आ रही है बात? बस एक लास्ट बात करने लगा हूं और फिर हम इसको रैप अप कर देंगे, ठीक है। एक बात ना मैंने आप लोगों से छुपाई है, आपने वैसे बेसिकली वो राज अफशां करने की कोशिश की थी, पर मैंने फिर उस पर भी मट्टी डाल दी, ठीक है। अब मैं आपको वो बात बता देता हूं। फेज बी में
अभी इस फेज को भूल जाएं, सारी फेजेस को भूल जाएं, अभी सिर्फ फोकस करें फेज बी में। फेज बी मतलब ये वाली फेज, आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर एफएसआर इशूड। इसमें एक बात आई कि इधर आपको कोर्ट के डिसीजन का पता लगा, ठीक है। अब इसमें जब मैंने बोला ना कि एक्सटेंड द ऑडिट प्रोसीजर्स टू द डेट ऑफ द न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो मिस ने एक बड़ा जेन्युइन कंसर्न एक्सप्रेस किया कि सर इतने सेंटी क्यों हो रही हैं। एक तो इवेंट हुआ है, एक तो कोर्ट का डिसीजन आया है, तो आप सारे प्रोसीजर सब्सिक्वेंट इवेंट्स वाले दोबारा ना करें, बस उसके ऊपर कर ले काम। अच्छा, स्टैंडर्ड सेटर्स भी इस चीज को मानते हैं। सर जो हमने आज ही बल्कि आपने वो पीछे लेके हमें गए थे कि डेट का जहाँ पे था, उसके जो थर्ड पॉइंट था, थर्ड पॉइंट में भी तो यही मेंशन था ना कि हम डेट क्यों मेंशन कर रहे हैं, ताकि जो यूजर्स हैं उनको पता चले कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अप टू द डेट ऑफ दिस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी चीज को स्टैंडर्ड सेटर्स ने भी रिकग्नाइज किया। उन्होंने कहा कि ये जरा एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो उन्होंने ना फिर डाल दी बात कानून पे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पे, कि अगर कानून में और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में कुछ गुंजाइश अवेलेबल है ना, तो फिर ऑडिटर क्या कर सकते हैं कि ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन सब्सिक्वेंट इवेंट्स रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं टू दी अमेंडमेंट ओनली, कि बस खाली इस केस के हवाले से ना प्रोसीजर्स कर ले, बाकी प्रोसीजर्स जो पहले उसने मतलब ये जो इस डेट तक किए थे बाकी इधर तक ही रहने थे। मतलब क्या करे, ऑडिट प्रोसीजर्स एंड सब्सिक्वेंट इवेंट्स रिस्ट्रिक्टेड टू दी अमेंडमेंट ओनली। इसके लिए क्या चीज होनी चाहिए, कानून में, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में कुछ रिलैक्सेशंस या कुछ गुंजाइश होनी चाहिए। अच्छा, एज्यूम करती हैं कि वो गुंजाइश अवेलेबल है, तो ऑडिटर को ना दो ऑप्शंस दी गई, ऑडिटर को दो ऑप्शंस दी गई। उसने कहा कि जो नई रिपोर्ट बनाओगे ना उसमें तारीख पुरानी वाली डालना, 1 फरवरी 2022 तारीख उसमें पुरानी वाली डालना। साथ क्या कहना, एक्सेप्ट फॉर नोट सपोज 25 टू द एफएस फॉर विच प्रोसीजर्स आर टिल, नई वाली डेट मेरी क्या थी, सपोज मैंने 14 फरवरी को रिपोर्ट इशू की, अब नई वाली टिल 14 फरवरी 2022। आप एग्री करते हैं इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपके पास दो डेटें हैं? नहीं समझ आ रही कि मेन डेट वही है 1 फरवरी वाली, लेकिन ये जो सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ था ना, इसमें हमने प्रोसीजर्स एक्सटेंड किए हैं 14 फरवरी तक, सिर्फ इस नोट के हवाले से। अच्छा, इसका जो नाम रखा हुआ है ना स्टैंडर्ड में, इसको कहते हैं डुअल डेटिंग द ऑडिट रिपोर्ट। आपने नाम सुना डुअल सिम वाला फोन? क्या उसका फीचर होता है? दो सिमें होती हैं। तो ये ऑडिट रिपोर्ट भी जो है उसमें दो डेटें हैं, एक है सारों के लिए और एक है इसके लिए। क्या हुआ है? ये फोन है एग्जिस्ट करता है। तो देखिए, अब आप भूलेंगे नहीं, डुअल सिम, डुअल डेटिंग। अच्छा, डुअल डेटिंग दी ऑडिट रिपोर्ट तक तो बात समझ में आ गई। दूसरा ऑप्शन, एक ये तरीका है, एक ऑप्शन ये आयजा ने दिया। दूसरा ऑप्शन क्या दिए कि डेटें दो ना डालो, तारीखें दो ना डालो, तारीख एक ही डालो। और तारीख कौन सी डालो? 14 फरवरी की। लेकिन यही बात ना एम्फेसिस ऑफ मैटर में समझा दो कि भाई मेरे प्रोसीजर्स जो है ना
मेरी वैसे रिपोर्ट की डेट 1 फरवरी थी, प्रोसीजर्स जो हैं सिर्फ इस नोट के ऊपर 14 फरवरी तक की हैं। बात समझ में आ रही है? अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है वो जो बातें हम छोड़ के आए थे पहले, उनको क्विकली 2-3 मिनट लगेंगे। पहले तो इसको रीड कर लेते हैं और फिर उससे कनेक्ट कर लेते हैं। इधर थोड़ी सी चेंजेस करानी है। पेज नंबर 60 में आपको नजर आ रहा है? अच्छा, यही वाली सेम टू सेम चीज, सॉरी 1 मिनट, ये जो अभी मैंने ये आपको किस फेज के लिए बताई है? फैक्ट्स डिस्कवर्ड आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बट बिफोर एफएस इश्यूएंस। सेम टू सेम यही वाली बात फैक्ट्स डिस्कवर्ड आफ्टर एफएस इश्यूएंस पे भी अप्लाई करते, उसमें भी प्रोसीजर्स एक्सटेंड करता था ना अप टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट। सेम टू सेम यही बात भी अप्लाई करती है। ठीक है, ऑडिटर ये जो लिखा हो ना, मे रिस्ट्रिक्ट, मे को काटें और इसकी जगह लिखें इज परमिटेड टू रिस्ट्रिक्ट ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन सब्सिक्वेंट इवेंट्स टू द अमेंडमेंट वेयर लॉ रेगुलेशन और FRFW डज नॉट प्रोहिबिट मैनेजमेंट। ये जो दैट इज अलाउज लिखा हो ना, इसको भी क्रॉस आउट कर दें। डज नॉट प्रोहिबिट मैनेजमेंट फ्रॉम के बाद लिखें रिस्ट्रिक्टिंग दी अमेंडमेंट ऑफ, और ये जो अमेंडिंग का वर्ड लिखा हुआ है इसको काट दें। फ्रॉम रिस्ट्रिक्टिंग द अमेंडमेंट ऑफ द FS टू द अफेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट, और ये सब्सिक्वेंट इवेंट के बाद लिखें कॉजिंग दैट अमेंडमेंट, मतलब सब्सिक्वेंट इवेंट के बाद और एंड से पहले कॉजिंग दैट अमेंडमेंट, एंड दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग FS आर नॉट प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिस्ट्रिक्टिंग देयर अप्रूवल टू दैट अमेंडमेंट। तो मतलब अगर कानून में फ्रेमवर्क में कोई गुंजाइश है इससे अवेलेबल तो फिर ठीक है। इन सच केसेस द ऑडिटर शैल आइदर अमेंड रिपोर्ट टू इंक्लूड एन एडिशनल डेट रिस्ट्रिक्टेड टू दैट अमेंडमेंट, indicating that auditors procedures are restricted solely to amendment of FS. Illustration of additional date, dual dating. August 14, 2021, date of auditor's report, except as to note 37.1, which is as of September 6, 2021, date of completion of audit procedures restricted to that amendment. और इसके साथ ऊपर यही लिखा dual dating. Or provide a new or amended report that includes an EOM paragraph or other matter paragraph highlighting that auditors procedures are restricted solely to amendment as described in the relevant note to the FS. अब पीछे से मार्क करते जाते हैं। असल में इसकी सबसे ज्यादा बातें हमने चैप्टर 5 में की थी। चैप्टर 5 को ना शुरू से जरा देखते जाते हैं। चैप्टर 5 में एक इसका कॉन्सेप्ट हमने डेट से तो कर लिया है। जरा पेज नंबर 25 पे आए। याद है ओपिनियन सेक्शन में पहली लाइन, वी हैव ऑडिटेड द नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और पेज नंबर 25, पेज 25, वी हैव ऑडिटेड द नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफ एप्लीकेबल। ये जो रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफ एप्लीकेबल है, इसके साथ छोटा सा याद है जब सीन सेटिंग करा था, एरो बनवाया था और लिखवाया था आइजा 560। अब जरा आए नोट पे, पेज नंबर 28 पे, मिस फातिमा वेयर, ये मैं इसलिए मिस फातिमा को एड्रेस कर रहा हूं क्योंकि उनका ये काफी बर्निंग क्वेश्चन था। वेयर ड्यू टू इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द इशुएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, वैसे ना ऑडिट रिपोर्ट नहीं लिखना चाहिए, ऑडिटर्स रिपोर्ट लिखना चाहिए, लेकिन हम इनको माफ कर देते हैं। क्यों माफ कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि ये कानून है, SCCP का ने ये कानून है ना, तो कानून में आपको पता है ना गलती भी होती है तो चला लेते हैं। An audit report is required to be revised. This fact along with specific justification and impact shall be conspicuously stated in the title and text of the report. इस बात का क्या मतलब है? वेरी गुड, पीछे आए वापस पेज नंबर 25 पे। रिपोर्ट ऑन द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहां लिखा हुआ है ना टाइटल में, वो क्या हो जाएगा? रिपोर्ट ऑन द ऑडिट ऑफ द रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो ओपिनियन सेक्शन है उसमें क्या होगा? वी हैव ऑडिटेड द एनेक्स्ड रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फॉर दिस द फॉलोइंग पैराग्राफ शैल बी इंक्लूडेड इन एन emphasis of matter paragraph or other matter paragraph.
रीजंस फॉर रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द ऑडिट रिपोर्ट इफ एप्लीकेबल, मतलब हर रिपोर्ट में नहीं आएगा। वी हैव इशूड द प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट टू द मेंबर्स फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड दिस ऑन दिस, मतलब जो उसकी डेट थी पुरानी। द प्रीवियस ऑडिट रिपोर्ट वॉज अनक्वालिफाइड, ये भी वैसे टेक्निकली ना मिस्टेक है, होना चाहिए था द प्रीवियस ऑडिट ओपिनियन वॉज अनमॉडिफाइड, लेकिन नहीं, ठीक नहीं करना। ये जो फॉर्मेट है ना, ये SECP ने दिया हुआ है, तो ये कानून की हैसियत रखते हैं, तो सिर्फ इस हद तक आपने इसको चेंज नहीं करना। और ये वो किसी स्टेज पे जब चेंज कर लेंगे ना कानून, तो फिर आप भी चेंज कर लीजिएगा। Those financial statements were approved by the board of directors on this date. Subsequent to issuing of audit report, material changes in the reported value of dash were discovered, due to which reported amount of dash and the profit is reduced, increased by this. As a result, the financial statements were revised and the board of directors approved it on flan date. ये कौन से पैराग्राफ की बात कर रहे? अगर आयजा में आए वापस, इस पेज पे हाथ रखिएगा और पेज नंबर 60 पे आए। ये जो नहीं है सिनेरियो 1, इसका जो ऑडिटर शेल का आखिरी पॉइंट है, प्रोवाइड अ न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द अमेंडेड एफएस विद एन एम्फसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर पैराग्राफ रेफरिंग टू अ नोट टू द एफएस दैट मोर एक्सटेंसिवली डिस्कसेस द रीजन फॉर द रिवीजन टू द प्रीवियसली इशूड एफएस एंड द अर्लियर ऑडिटर्स रिपोर्ट। सही, सारा EOM में लिखेंगे ये वाला? EOM में लिख लें या दिल चाहे तो OMP में लिख लें। सर बेसिस पर उसमें नहीं करना चाहिए? किसमें? बेसिस फॉर ओपिनियन? नहीं सर, इसी की वजह से ही हम चेंज कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो बेसिस तो हम नहीं करते हैं। बेसिस फॉर ओपिनियन में तो उन रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आपका ओपिनियन है ना। मैटर आप तो मैटर जिसकी वजह से ओपिनियन तो इसकी वजह से इंपैक्ट नहीं हो। आप तो बेसिकली उनकी तवज्जो इस तरफ दिला रहे हैं कि पहले भी एक फाइनेंशियल इशू हुए थे, ये दोबारा क्यों फाइनेंशियल इशू करने पड़े, ये वाकया हुआ है। ठीक होगी बात? अच्छा, इसका मतलब है जब फैक्ट्स डिस्कवर्ड आफ्टर एफएस इशुएंस हो, तो एक तो इस मामले पे EOM OMP आ सकता है, दूसरा अगर मैंने प्रोसीजर्स रिस्ट्रिक्ट किए ऑन द डेट ऑफ द न्यू ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिटर इस ऑप्शन की तरफ जाए, तो इसका मतलब है इस मामले पे भी एक EOM आ सकता है, मतलब उस रिपोर्ट में 2 EOM आ सकते हैं। थोड़ी सी बात समझ में आ रही है? एक EOM की या OMP किस मामले पे आए है कि भाई हमने क्यों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिवाइज किए, नई रिपोर्ट क्यों इशू हुई, और दूसरा EOM OMP किस वजह से आए कि हमारे प्रोसीजर्स रिस्ट्रिक्टेड है टू द अमेंडमेंट ओनली। इसका आप लोगों ने ना तसल्ली से जरा लॉजिक सोच के आना है कि स्टैंडर्ड सेटर ने क्यों इधर ये, वैसे तो हर जगह पे मैं इतना सेंटी था कि नहीं इस जगह पे EOM आएगा, इसमें OMP आएगा, और उसमें एक बड़ी थिन लाइन थी कि EOM के लिए मामला किधर होना चाहिए, FS में, अदर मैटर आउटसाइड FS। ये यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटर इतना दयालु कैसे हो गया कि उसने दोनों ऑप्शंस दे दिए? इसका लॉजिक आप लोगों ने सोच के आना है। यहाँ पर हमारा बेसिकली ये आयजा कंप्लीट अच्छा ये रहेगा जी। इसमें बेसिकली अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 54 पे और 55 पे, वहां पर भी तो हमने कनेक्ट किया था ना जी। मिस जरा रीड करें, ये हम मिस पढ़ है पेज नंबर 54 का A2 का 2। New or amended report issued by the auditor when facts become known after the date of the previously issued auditor's report are where procedures on subsequent events restricted to amendment। ये देखें जी, ये और के बाद जरा अगर दोबारा पढ़ें, where procedures on subsequent event restricted to amendment। where procedures on subsequent events restricted to amendment only। क्लियर हो गया? अदर मैटर पैराग्राफ में देखें कुछ और ना लिखा हो, मैं जान छुड़ा रहा हूं।
ठीक है, ये वाला याद करने से ज़्यादा मसला है। अब तो क्लियर हो गई है ना बात। उस टाइम तो कहा था याद करना ही नहीं है, सिर्फ टेस्ट में दे दिया था जी। तो यहाँ पे हमारा जो ये वाला टॉपिक है आइजा 560 का, लॉजिक की बस आइजा ने किया है, आइजा 560 पर भी हम क्यों टेंशन लें। सो सर आपने कहा था कि वो टॉपिक सुनिए। अच्छा, जो याद करने वाली चीज़ें हैं, मैं आपको पिछले 2 लेक्चर से जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो बता दूं। चैप्टर 6 में पहले तो इसी में आ जाएं, ये जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स वाले हैं ना, इसमें मैं अगर आपको सच बताऊं ना, सारा याद करना है, क्योंकि वो इसमें से रट्टा, अच्छा काफ़ी अरसे से वैसे उसने इसमें से रट्टे पूछने छोड़ दिए हैं। वो ना एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन उसने पिक किया हुआ है, वो पूछता है, लेकिन बुरे वक्त का पता तो नहीं होता। और ख़ास तौर पे ना एक टॉपिक के साथ लिख लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डुअल डेटिंग। ये ना नया ऐड हुआ है सिलेबस में, पहले नहीं था। तो ये तो चैप्टर आइजा 560 की तो टेंशन ही नहीं, सारा ही याद करना है। और अगर आप ये फ्लो डायग्राम समझ लेंगे ना, या के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसके बाद रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस पे जब आ जाते हैं ना, पेज नंबर 68 पे, इसमें जो आपके पास ए का 2 है वो याद, ए का 1 और 2, सॉरी, ए का 1 और 2 दोनों याद करने हैं। C1 याद करना है, C2 याद करना है, और C3 बस पढ़ लें रीडिंग के लिए। डी का ऐसा कोई उसमें ऐसे नहीं है। FGH हिफ्ज करनी है। इसमें से वो ना सवाल स्ट्रेट अवे बना देते हैं। अभी जब आप पास पेपर्स पे भी आएंगे आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, एक तो मैं आपको गाइड कर रहा होता है ना, दूसरा जब हम पास पेपर्स करते हैं ना, तो भी हमें आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि क्या हमने याद करना है। ठीक है, लेकिन मेनली मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको गाइड कर रहा हूँ कि आपने यही एरियाज याद करने हैं। जैसे कल आपने वो रिटेंशन का वो दिया था जी तो जी, वो आज की लेक्चर में काफी हेल्पफुल था कि वो पॉइंट वहाँ पे लिंक कर। एग्जैक्टली, वो एक बेसिस पे इस तरह मैं आप लोगों के साथ ये कंटिन्यू करूंगा। अभी अब नेक्स्ट वीक के लिए रिटेंशन का भी आपकी जिम्मेदारी लगाइए ना, आपने याद दिलाना है। तो मंडे को आपने याद दिलाना है, फिर मैं उसमें नेक्स्ट वीक का आपको बताऊंगा कि क्या करना है। अच्छा, इसके बाद इलस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेशन लेटर जो है ना, इसको आपने पूरे सेशन में 6 दफा पढ़ लेना है, पूरे सेशन में। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस वाज हेल्पफुल।